सो हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर चर्चा करने वाले हैं। इस लेक्चर पर मैं ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दूंगा ताकि आपको ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज हो ये सारी चीज़ें दिखती कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक हमें इक्वेशन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इक्वेशन कुछ दिन में भूल जाएगी मगर ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं भूलती है। तो सबसे पहले हम लोग कर्वेचर को समझते हैं कि कर्वेचर क्या होता है। अगर हम इसकी किताबी डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा रहता है द डिग्री टू विच कर्व डेविएट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व सरफेस डेविएट फ्रॉम अ प्लेन। और इसको मैथमेटिकल भाषा में किताबों में कुछ ऐसे लिखा रहता है, कापा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एस का मोड। यहाँ पर डी टी यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग टेंजेंट और डी एस आर्क लेंथ है। मगर सिर्फ इस डेफिनेशन और इक्वेशन से तो हमें कर्वेचर के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो हम लोग इसका विजुअलाइजेशन लेते हैं एक एग्जांपल से। तो मान लो हम किसी कार में हैं और हम किसी ऐसे रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं। अब हमारी कार इस पॉइंट पर पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो स्टीयरिंग होगी वो कुछ नेगेटिव वाई डायरेक्शन में टर्न होगी हल्का सा, क्योंकि उसको इस पाथ को फॉलो करना है। अब इन केस अगर इस पॉइंट पर हमारी कार की स्टीयरिंग फंस जाती है तो हमारी कार कुछ ऐसा कर्व फॉलो करेगी, इस ऐसा सर्कुलर कर्व फॉलो करेगी। ऐसे ही अलग अलग पॉइंट पर कार फंसती है तो अलग अलग रेडियस का सर्कल बनता है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अगर आप कभी कार में बैठे हो तो आपको ध्यान होगा कि हम कार की स्टीयरिंग तभी टर्न करते हैं जब कोई कर्व रोड आता है। जितना ही ज़्यादा कर्व रोड रहता है हम कार की स्टीयरिंग को उतना ही ज़्यादा घुमाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सीन है, जितना ही ज़्यादा हमारा ग्राफ कर्वी होगा उतना ही ज़्यादा हमारी कार की स्टीयरिंग टर्न होगी। अब हमें मालूम है कि अगर कार की स्टीयरिंग हमने ज़्यादा टर्न करके हैंडल लॉक कर दी है तो छोटा सर्कल बनेगा, और हमने बहुत थोड़ा सा टर्न करके हैंडल लॉक किया है तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो कर्वेचर को हम कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पर कर्वेचर ज़्यादा हो रहा है इसीलिए पॉइंट ए पर सर्कल छोटा बन रहा है, और पॉइंट बी पर कर्वेचर कम है इसीलिए पॉइंट बी पर सर्कल बड़ा बन रहा है। आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि पॉइंट बी पर जो है जो ग्राफ है वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के जैसा हो गया है, इसीलिए वहाँ पर कर्वेचर कम है। इससे हम लोग एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी पॉइंट पर अगर सर्कल जितना ही बड़ा बनेगा उस पॉइंट पर कर्वेचर उतना ही कम रहेगा। इसको मैथमेटिकल भाषा में हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कर्वेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल कितना बड़ा है कितना छोटा है वो रेडियस पर ही डिपेंड करता है, और इसी रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि किसी भी कर्व के लिए हर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है। यहाँ पर हमने कर्वेचर भी देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख लिया, अब आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की बारी। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एंड पॉइंट है इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो सर्कल का सेंटर है इसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इस 3 मिनट के वीडियो में ही होगी। अब नेक्स्ट हम कर्वेचर के इक्वेशन को ड्राइव करके देखेंगे कि ये आई कहाँ से थी। अब इसको विजुअलाइज करने से ज़्यादा आसान इसका डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे T1 और उससे ds डिस्टेंस दूरी पर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे T2। अब जैसा कि हमें कर्वेचर की डेफिनेशन पता है, द डिग्री टू विच कर्व डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना डेविएट हुआ है हम T2 माइनस T1 से निकाल सकते हैं, और फिर हम इसको ds से डिवाइड भी कर देंगे जो कि T1 से T2 की डिस्टेंस है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि T1 से T2 जाने में कर्व हमारा कितना डेविएट हुआ है। और फिर हम इस T2 माइनस T1 को dt लिख देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ds डिस्टेंस आगे बढ़ने पर बहुत स्मॉल चेंज ही हुआ होगा और डिवाइड में ds तो है ही। तो ये हमारा कर्वेचर की इक्वेशन ड्राइव हो गई। और फिर हम यहाँ पर मोड भी लगाते हैं, क्योंकि कई बार T2 की वैल्यू नेगेटिव भी हो जाती है जिससे कर्वेचर नेगेटिव आ जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम कर्वेचर को हमेशा पॉजिटिव ही देखना पसंद करते हैं। तो ये तो हो गया कर्वेचर का डेरिवेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेरिवेशन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर बहुत बार हमने कर्वेचर के साथ एक और टर्म सुना है जिसको हम इवोल्यूट कहते हैं। तो इवोल्यूट बेसिकली कुछ नहीं होता, ये बस सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस होता है।
जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस है इसको हम कहते हैं इवोल्यूट। तो चलो इन सारी चीज़ों की एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी कार इस कर्व पे चल रही थी, किसी पॉइंट पर जाके हमारी कार की स्टीयरिंग जो है वो फंस गई, तो हमारी कार सर्कुलर पाथ पे चलने लगी। ये सर्कल कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा ये इसके कर्वेचर पे डिपेंड करता है। इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होगा उसको हम कहेंगे इवोल्यूट। तो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इवोल्यूट की कहानी बस इतनी सी ही है। आप लोग कमेंट में बताइए कि किसी भी चीज़ को समझने का आसान तरीका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर इक्वेशन पे जाना। बाकी मैंने इस एनिमेटेड ग्राफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग अलग अलग कर्व पे ट्राई कर सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इवोल्यूट क्या होगा, और उसका किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। मैथमेटिक्स का खिलौना ये ग्राफ ही है, तो आप इसको अच्छे से खेलिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।